आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है आपका इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 13। ठीक है, तो 13 नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे आज। तो चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फिल अप द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट पंचुएशन मार्क्स। ये जो पहला 31 नंबर क्वेश्चन है वो बेस्ड है आपका किस पे, पंचुएशन मार्क्स पे बेस्ड पूछा गया है। तो आपका जो डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उसका इंग्लिश में जो इंग्लिश का सिलेबस है उसमें आपका एक पंचुएशन मार्क्स पे एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जरूर रहता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए। तो आपको पंचुएशन मार्क की तरह सेंटेंस पंचुएशन मार्क्स भरना है यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में। तो क्या बोल रहा है, एक बार सेंटेंस पढ़ लेते हैं। अलास माई बिलव्ड लीडर इज नो मोर। तो सेंटेंस पढ़ के क्या पता चला है कि यहाँ पर जो है मेरे प्रिय नेता अब नहीं रहे, मतलब क्या हो रहा है, दुख का भाव हो रहा है। तो यहाँ पर अलास से क्या किसका भाव व्यक्त हो रहा है, यहाँ से दुख का भाव व्यक्त होता है। अलास से किसका भाव व्यक्त होता है, दुख का। और ये एक कैसा है, ये किसको इंडिकेट करता है, एक्सक्लामेशन सेंटेंस में लगता है। ठीक है ना, तो यहाँ एक्सक्लामेशन मार्क्स लगेगा, मतलब एक्सक्लामेशन मार्क्स इस तरह का उल्टा आई। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या भरा जाएगा आपका, ऑप्शन ए। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए ये मैंने यहाँ पर आपको कुछ डिटेल भी लिख दिया है कि एक्सक्लामेशन मार्क होता क्या है। अत्यधिक दुख, अत्यधिक सुख, दुख या आश्चर्य व्यक्त करने वाले शब्दों के बाद एक्सक्लामेशन मार्क का प्रयोग होता है। ठीक है, आप इसको हिंदी में पढ़ भी सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। दिए हुए सेंटेंस का आपको यहाँ पर दिया हुआ सेंटेंस है, इस सेंटेंस का आपका क्या निकालना है, पैसिव वॉइस आपको बताना है, पहचानना है। आइडेंटिफाई मतलब पहचानना। तो देखते हैं ये जो सेंटेंस है ये आपका किस में है, एक्टिव वॉइस में है ना। ये सेंटेंस किस में आपका, एक्टिव वॉइस में है। तो एक्टिव वॉइस का पहले टेंस पहचानिए। तो टेंस किस में है, सी ऑलवेज अब्यूसेस मी। अब्यूसेस से पता चल रहा है कि आपका किस में है, प्रेजेंट, किस में है, प्रेजेंट टेंस में है। सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल सकते हैं, किस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो इसका जब पैसिव बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो भी पैसिव वॉइस का भी टेंस क्या रहेगा, पैसिव वॉइस का भी टेंस जो है आपका सेम सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा। लेकिन पैसिव वॉइस का सिंपल प्रेजेंट टेंस तो रहेगा, लेकिन पैसिव वॉइस जब बनाते हैं एक्टिव से पैसिव तो पैसिव का कुछ स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंज आ जाता है, यही ना होता है वॉइस में। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर पैसिव के लिए सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है। तो देखते हैं इस स्ट्रक्चर में कहाँ पर कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मी हो जाएगा आई में कन्वर्ट। तो आई सब में है, चारों ऑप्शन में है। और विल तो फ्यूचर बताता है तो ये ऑप्शन ऐसे ख़त्म हो गया। सब में एम है, ठीक है, क्योंकि आई के बाद कौन लेगा, एम लेगा, तो एम भी सही है। और उसके बाद क्या आना चाहिए, वर्ब का तीसरा रूप, यहाँ बीइंग आ गया तो ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन ए भी ख़त्म। आप देखिए यहाँ पर एम है, अब्यूज्ड है, अब्यूज्ड है मतलब यहाँ पर एब्यूज मतलब V3 है ना, इसमें भी है और इसमें भी है। बा है, फिर उसके बाद सी बदला हर है।
लेकिन ऑलवेज का पता चलेगा कि ऑलवेज कहाँ लगाएंगे, अब्यूज के आगे लगाएंगे कि पीछे लगाएंगे, इसी पे खेल है। तो हमेशा याद रखिए इस पैटर्न, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहिए। जब हम एक्टिव से पैसिव में आएंगे तो ये स्ट्रक्चर होना चाहिए कि सब्जेक्ट के बाद EJMR में कोई एक प्लस V3 आना चाहिए, तीसरा कोई नहीं घुस सकता है इस दोनों के बीच में। तो यहाँ पर ऑलवेज घुस गया है V3 के बीच में, तो ये नहीं होगा, तो ये सेंटेंस ख़त्म। तो आपका ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर एक्टिव से पैसिव और हर टेंस का स्ट्रक्चर याद है तो आप सॉल्व कर लोगे। और आप मेरे इस वीडियो से भी अपना नोट्स बनाते चलो, मैं इसलिए पूरा आपको लिख के बताता हूँ। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन मेहनत आपके साथ हम भी पूरा करेंगे कि आपका अच्छा एग्ज़ाम का तैयारी हो जाए, जिससे कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले। तो आप भी थोड़ा मेहनत करिए, नोट्स जो भी मैं बताता हूँ नोट्स लिखिए, आपका तैयार हो जाएगा एक नोट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ मैं आपके लिए नियम भी लिख दिया हूँ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्टिव वॉइस रहता है, तो उसका पैसिव में सिंपल प्रेजेंट टेंस रहता है, लेकिन स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंज आ जाता है। तो यहाँ से आप नोट्स कर सकते हो अपने कॉपी में। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। ये फिल इन द ब्लैंक्स है विथ द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन के साथ आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो क्या है, विच वन इज़ द सिंबल ऑफ सेमी कॉलन। सेमी कॉलन, ये इस चारों में से सेमी कॉलन किसको इंडिकेट करता है, तो सेमी कॉलन के लिए कौन सा होता है, इस तरह का सिंबल यूज करते हैं, ठीक ना। और ये जो डॉट है ये इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं फुल स्टॉप। इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हाई पेन, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉलन। तो आपका यहाँ से पूछा है सेमी कॉलन, तो सेमी कॉलन के लिए इस तरह का सिंबल यूज करते हैं। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो गया। अब हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट ऑप्शन के साथ आपको भरना है। तो क्या हो जाएगा, एवरी स्टूडेंट डैश इंडियाज़ फ्यूचर। तो ये एक रूल है, ठीक है। रूल क्या है, रूल लिख लेते हैं। रूल है कि कोई भी सेंटेंस में एवरी हो और एवरी के बाद जो नाउन है, यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट आया है नाउन, तो एवरी के बाद जो नाउन आता है वो कैसा होता है, वो सिंगुलर आता है। ये नियम है कि एवरी के बाद जो नाउन आएगा वो कैसा होता है, सिंगुलर होता है। तो और एवरी, यहाँ पर इस सेंटेंस में ये पूरा एवरी स्टूडेंट किसके तरह वर्क कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अगर ये हमारा सब्जेक्ट कर रहा है तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो यहाँ जो वर्ब लेगा वो कैसा लेगा, आगे जो वर्ब आएगा वो कैसा लेगा, नेचर में सिंगुलर लेगा। तो सिंगुलर लेगा तो देख लेते हैं, आर हमारा प्लूरल होता है, हैव हमारा प्लूरल होता है, तो ये भी ख़त्म ये भी ख़त्म। वाज हमारा पास्ट का होता है, तो हमको पास्ट नहीं चाहिए, हमको ये नॉर्मल वर्ड कहाँ बात हो रहा है, फ्यूचर में। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट, डी। 35 नंबर क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करते हैं। ये आपका एक कंडीशनल सेंटेंस है। क्या है, कंडीशनल सेंटेंस। देखिए आप जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इतना पढ़ने का ज़रूरी नहीं है। जब आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो ये सब चीज़ लिखा रटा हुआ आपको याद हो जाता है कि इसमें पढ़ने में हमको टाइम नहीं बिताना, सीधा यहाँ पहुँच जाना है कि क्या बोला है। कंडीशनल सेंटेंस में मतलब कंडीशनल सेंटेंस बनाने के लिए आपको चारों ऑप्शन में क्या ऑप्शन भर के ये सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस बनेगा वो ऑप्शन यहाँ फिल करना है, ठीक है। तो देखिए, नोबडी विल बिलीव यू अनलेस यू ऑलवेज डैश द ट्रूथ। तो कंडीशनल सेंटेंस है। तो यहाँ पर जो मेन क्लाउज आया है, मतलब पहला जो सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस या पहला वाक्य जो है, फर्स्ट सेंटेंस यहाँ से लेके यहाँ तक,
ठीक है। तो यहाँ तक क्या है, इसको आप मेन क्लॉज भी बोलो, मेन क्लॉज भी बोल सकते हो। तो मेन क्लॉज किस में है, विल लगा हुआ है, मेन क्लॉज में विल है, तो विल किसको इंडिकेट करता है, फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करता है। अगर हमारा मेन क्लॉज फ्यूचर टेंस में है तो जो कंडीशनल क्लॉज है अनलेस के बाद, अनलेस के बाद आपका कंडीशनल क्लॉज आएगा तो वो किस में आएगा, प्रेजेंट टेंस में आना चाहिए, ये नियम कहता है। ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा होगा, अगर प्रेजेंट टेंस में होगा तो यू है यहाँ पर, तो यू तो होता है क्या, प्लूरल, तो यहाँ पर वर्ब इसके अनुसार क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। वर्ब कैसा लेगा, प्लूरल। तो लेकिन प्रेजेंट टेंस का लेगा, तो विल तो फ्यूचर, टेलिंग तो कोई अथी नहीं है, और टेल्स, टेल्स तो ये क्या है, वर्ब का पांचवा रूप है जो सिंगुलर है, तो ये भी नहीं लेगा। ये है V1 जो प्लूरल होता है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ए, यहाँ पर भराएगा यू टेल। आगे बढ़ते हैं, माई शूज, आपको करेक्ट ऑप्शन भरना है फिल इन द ब्लैंक्स में। तो माई शूज डैश न्यू, यहाँ पर जो माई शूज है, ये शूज क्या आपका प्लूरल है, तो इसके बाद जो यहाँ वर्ब आएगा वो भी क्या होगा, प्लूरल होगा, होगा ना। तो यहाँ पर प्लूरल होगा तो कौन भराएगा, और ये एक नॉर्मल सेंटेंस का वाक हो रहा है, प्रेजेंट में बात हो रहा है, तो वेयर तो प्लूरल है तो होगा नहीं। और ये इज क्या है, सॉरी प्लूरल नहीं भराएगा, लेकिन ये वेयर किसके लिए, पास्ट के लिए प्लूरल है, तो ये पास्ट सेंटेंस नहीं है, तो ये नहीं होगा, आपका आर हो जाएगा। आंसर में क्या हो जाएगा, माई शूज आर। ठीक है, ये तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर तो हमको चाहिए भी नहीं, तो ये गलत, ये भी खत्म। अब हमारा जो है अगला सेंटेंस है, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन खोजना है जो दिया हुआ सेंटेंस, आपको दिया हुआ सेंटेंस क्या है, इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप डैट इज़ सर्टेन। क्या बोला कि इंडिया वर्ल्ड कप ज़रूर जीतेगा, जो कि क्या है, डेफिनेटली है, मतलब ऐसा होगा ही, मतलब एकदम निश्चित वाक है कि इंडिया ही वर्ल्ड कप जीतेगा। ठीक है, तो निश्चित वाक है, यहाँ सर्टेन लगा हुआ है, तो मतलब जोर दे रहा है, किस पे जोर दे रहा है, वर्ब पे, मतलब विन पे जोर देना है। तो सर्टेन जो है यहाँ पर देखिए, सर्टेन का मतलब हो गया डेफिनेटली। डेफिनेटली मतलब क्या होता है हिंदी में, निश्चित का बात कर रहा है कि इंडिया जरूर जीतेगा, तो निश्चित किस पे जोर देगा, जीतने पर जोर दे रहा, तो जीतने पर जोर दे रहा है, तो विन के आगे क्या लगेगा आपका, सर्टेन लगेगा। ठीक ना, ये जहाँ भी इस तरह का कॉम्बिनेशन बन रहा है वो आंसर आपका सही है। तो यहाँ पर देखिए, विन यहाँ पर है, सर्टेन यहाँ है, गलत। विन यहाँ है, सर्टेन इसके साथ है, और चेक करते विन यहाँ है, सर्टेन गलत, ये तो वाक गलत। विन यहाँ है, सर्टेन यहाँ, ये भी वाक गलत। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो सर्टेन है वो आपका एडवर्ब है, और एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है, वर्ब का, मतलब वर्ब पे जोर देने के लिए एडवर्ब की एडवर्ब का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर सर्टेन जो है विन के पहले आके एडवर्ब वर्ब क्या देगा, जोर देगा। अब हमारा 38 नंबर क्वेश्चन है, इडियम फ्रेज। तो इस इडियम फ्रेज क्या, अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का हिंदी अर्थ क्या होता है, अस्वस्थ महसूस करना। ठीक है, तो इस चारों ऑप्शन में देख लीजिए किसका अर्थ निकलता है, अस्वस्थ महसूस करना। इन द रेन नहीं, अंडर प्रेशर नहीं, फीलिंग इन्फीरियर टू अदर नहीं। आपका ऑप्शन बचा डी, तो डी आपका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। ठीक है, किससे, प्रेजेंट परफेक्ट
कंटिन्यूस टेंस से भरना है। तो सेंटेंस पे आ जाते हैं। ये आपका सेंटेंस है, एडम डैश हेल्थ रेगमी एवरी डे। तो यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर कौन सा टेंस चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस चाहिए। यहाँ पर चाहिए आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस चाहिए। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो देख लीजिए, ऐसा जो ऑप्शन में हैज है जिसके साथ बीन भी होना चाहिए और बिफोर होना चाहिए, तो वो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, सॉरी कहाँ, यहाँ तो फॉलोज तो नहीं होगा क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट है। एस एडम क्या सब्जेक्ट है, तो हमको वर्ब चाहिए, तो वर्ब यहाँ से स्टार्ट होगा, तो हैव बीन। और एडम जो है आपका क्या है? एडम क्या ही है, नहीं सॉरी, एडम क्या है? सिंगुलर है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर है। तो ये इसके साथ क्या आना चाहिए? हैव हैज में कौन आएगा? हैज आएगा। तो हैव ऐसे भी ख़त्म, हैज ख़त्म, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। ठीक है, तो 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नॉन फिनाइट वर्ब को आपको पिक आउट करना है, जो आपका दिया हुआ सेंटेंस है। ठीक है, तो दिए हुए सेंटेंस में आपको नॉन फिनाइट वर्ब खोजना है। तो मैंने नॉन फिनाइट वर्ब का अपना प्रीवियस वीडियो में बहुत सारा थ्योरी दिया है कि कौन होता है नॉन फिनाइट वर्ब कौन होता है। तो ये 3 तरह के होते हैं। देखिए मैंने यहाँ लिखा है, ये कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। नॉन फिनाइट वर्ब कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका जीरन, एक होता है इन्फिनेटिव, एक होता है पार्टिसिपल। जीरन जो होता है वो भी प्लस आईएनजी के फॉर्म में होता है, और वो सेंटेंस में कैसे काम कर रहा होता है? नाउन की तरह। और नाउन जब सेंटेंस में होता है वो सब्जेक्ट के रूप में आता है, यानी तो ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। और दूसरा है नॉन फिनाइट वर्ब आपका इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव जो होता है वो 2 + V1 के रूप में दिखता है आपको सेंटेंस में, और ये भी सेंटेंस में कैसे काम करता है? नाउन की तरह काम करता है। अगर नाउन की तरह काम करेगा तो वो सेंटेंस में या नहीं तो सब्जेक्ट होगा या नहीं तो ऑब्जेक्ट होगा। पार्टिसिपल अगर नॉन फिनाइट वर्ब है तो वो सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह क्या करता है? वर्क करता, काम करता है। और ये 2 तरह का होता है, एक वर्ब का तीसरा रूप, एक वर्ब का चौथा रूप। वर्ब का तीसरा रूप आपका पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है, और वर्ब का चौथा रूप, वर्ब का तीसरा रूप पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब का चौथा रूप प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। ठीक है, तो ये थ्योरी हो गया। तो यहाँ देखते हैं, वी मस्ट प्रिवेंट देयर कमिंग। तो यहाँ पर आपको एक कमिंग दिख रहा है, यही आपका क्या है? नॉन फिनाइट वर्ब है। क्योंकि देखिए कमिंग को अगर ब्रेक करिएगा, कम प्लस आईएनजी है, तो ये आपका वर्ब है और प्लस आईएनजी है। तो वर्ब प्लस आईएनजी आपको बताए थे कि ये कैसा हो सकता है? जीरेंड हो सकता है। ठीक ना, जीरेंड हो सकता है। तो जीरेंड क्या होता है? नाउन की तरह सेंटेंस में। तो देयर क्या है? प्रीपोजिशन। तो वी मस्ट प्रिवेंट देयर कमिंग। तो देयर, यहाँ पर देयर है, देयर का ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट जब भी होगा तो ऑब्जेक्ट कौन होता है? नाउन होता है। और नाउन कौन होता है? जीरेंड। और जीरेंड इस फॉर्म में है, तो आपका नॉन फिनाइट वर्ब कौन है यहाँ पर? कमिंग है। तो आपका ऑप्शन डी राइट है। यहाँ से आप थ्योरी नोट कर सकते हो अपना नोटबुक में, मतलब नोट्स अगर बना रहे हो तो। आगे चलते हैं, यहाँ भी आपका नॉन फिनाइट वर्ब खोजना है। थ्योरी मैंने बता दिया है, तो इसको सिर्फ आंसर कर लेते इसका। यहाँ पर क्या है? द फ्राइटेंड बॉय जम्प्ड ओवर द वॉल। यहाँ जम्प्ड तो आपका मेन वर्ब है। ठीक है, ओवर आपका क्या है? प्रीपोजिशन है। द आपका आर्टिकल है, वॉल आपका क्या है? नाउन है। वॉल क्या आपका? नाउन है। और द यहाँ पर द क्या है? आर्टिकल है।
बॉय फिर यहाँ पर क्या है, नाउन। ऐसे भी आप अगर सेंटेंस को छांटना, आपका पार्ट ऑफ स्पीच अगर आपका पढ़ा हुआ है तो आप सेंटेंस अगर छांटते छांटते जो बचेगा वो बचा हुआ आपका क्या हो जाएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब का एग्जाम मतलब हो जाएगा वो खुद। तो यहाँ पर बच रहा है एक फ्राइटन ही बच रहा है, तो फ्राइटन ऑप्शन ए में है। तो ये आपका क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्योंकि देखिए फ्राइटन को ब्रेक कीजिए, तो फ्राइटेंड में ब्रेक करेंगे फाइट प्लस, फ्राइटेंड में फाइट प्लस ईडी लगा हुआ है ना, तो ईडी लगा हुआ तो ये मतलब वर्ब है, और ये ईडी लग के हम वर्ब का क्या बनाते हैं, तीसरा रूप बनाते हैं। तो ये फ्राइटेंड क्या है, इसका मतलब वर्ब 3 है। और वर्ब का तीसरा रूप क्या होता है आपका, पार्टिसिपल होता है, जो सेंटेंस में कैसे वर्क करता है, एडजेक्टिव की तरह। तो देखो ना, यहाँ बॉय की विशेषता बता रहा है ना, ये मतलब बॉय कैसा है, भयभीत है। तो बॉय की विशेषता कौन बताता है, नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव ही तो बताता है। तो इसलिए यहाँ पर फ्राइटन क्या आपका पार्टिसिपल है, और पार्टिसिपल क्या होता है आपका नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए राइट हो गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फिल इन द ब्लैंक्स है, करेक्ट ऑप्शन के साथ आपको भरना है। द स्टोरी हैज बीन टेकन डैश द पंचतंत्र। तो जो स्टोरी है मतलब कहानी जो है लिया गया है कहाँ से, पंचतंत्र से। मतलब यहाँ पर जो है पंचतंत्र क्या है, पंचतंत्र एक सोर्स के रूप में काम कर रहा है। सोर्स मतलब स्रोत के रूप में काम कर रहा है। तो स्रोत से लिया जा रहा है, तो स्रोत से लिया जा रहा है मतलब फ्रॉम। सोर्स के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है, फ्रॉम आता है। तो सोर्स फ्रॉम, तो आपका ऑप्शन डी राइट हो गया। यहाँ पर आपको सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, सही ऑप्शन आपको चुनना है। तो क्या बोल रहा है, व्हाट विल सी डू इफ सी मिस्ड द बस। देखिए यहाँ पर अगर फर्स्ट सेंटेंस देखा जाए यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर विल है। विल है मतलब ये कहाँ पर किस में है, फ्यूचर टेंस में है। और इफ़ के बाद देखा जाए, इफ़ के बाद देखा जाए इफ़ क्लाउज, तो वो किस में है, सी मिसेस। मिसेस मतलब प्रेजेंट टेंस में है। तो जब भी, और ये मान लीजिए कि आपका क्या था, ये विल क्या है, मेन क्लॉज बता रहा है। तो आपका नियम क्या कहता है कि जब मेन क्लॉज या पहला वाक्य, प्रथम वाक्य अगर आपका फ्यूचर टेंस में हो, तो जो सेकंड क्लॉज होता है, सेकंड वाला इफ़ वाला जो सेंटेंस होता है, वो अगर प्रेजेंट टेंस में हो तो वो कैसा कंडीशन बताता है, वो कैसा कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। तो आपका ऑप्शन यहाँ से राइट हो गया बी। देखिए यहाँ मैंने नियम लिख दिया है, आप अपने फेयर कॉपी अगर बना रहे हैं तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। कि प्रथम कंडीशनल सेंटेंस के लिए क्या रूल लागू होता है, तो ये रूल लागू होता है, ठीक है। कि इफ क्लाउज किस में होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और मेन क्लाउज किस में होना चाहिए, सिंपल फ्यूचर टेंस में। अगर ऐसा है तो वो कंडीशनल सेंटेंस किस में है, प्रथम कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है। अब हमारा इडियम फ्रेज है। कॉल फोर्थ का मतलब क्या होता है, हरकत में आना। कॉल फोर्थ का मतलब होता है हरकत में आना। तो इसका हिंदी अर्थ इस चारों में से किसका निकल रहा है, टू साउट नहीं, टू रिसेट समथिंग नहीं, टू रीड लाउड नहीं,
आपका ऑप्शन ए, टू समन इनटू एक्शन। एक्शन से क्या पता चल रहा है ना, मतलब हरकत, तो आपका ऑप्शन ए राइट। अब देखिए यहाँ पर चूज द सूटेबल कम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस, मतलब आपको एक सूटेबल कम्बिनेशन खोजना है सेंटेंस का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर द एक्यूज्ड वाज गिल्टी, ही एडमिटेड दिस इन कोर्ट। तो ये किस में है, हमारा दोनों वाक्य जो है पास्ट टेंस में है। यहाँ पर एक वाक्य यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ है, और एक बार आपका ही से यहाँ तक है। तो दोनों वाक्य किस में है, दोनों वाक्य पास्ट टेंस में है, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पास्ट टेंस दोनों वाक्य इसमें अगर पास्ट हो रहा होगा, अगर पास्ट से थोड़ा भी चेंज हुआ तो वो सुटेबल कम्बिनेशन नहीं बनाएगा। तो देख लेते हैं, देखिए द एक्यूज एडमिटेड, ठीक है, इन कोर्ट डेट इज गिल्टी, यहाँ सही है। एक्यूज वाज है, पास्ट है। द एक्यूज एडमिटेड इन कोर्ट डेट ही वाज गिल्टी, यहाँ भी पास्ट है। एक सेंटेंस यहाँ तक है और एक दूसरा यहाँ तक है, दोनों किस में है, यहाँ पर दोनों सेंटेंस पास्ट में। द एक्यूज एडमिट हो गया, यहाँ पर एडमिटेड हट गया, एडमिट हो गया, तो ये किस में चला गया, प्रेजेंट में चला गया। तो ये ख़त्म, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है, हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो वाक्य है, दोनों किस में है, प्रेजेंट टेंस में है। तो जब हम उसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। तो वो पास्ट में है, तो पास्ट में ही रहना चाहिए दोनों वाक्य जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर तो प्रेजेंट हो गया, तो एडमिट से पकड़ लिया कि वो क्या है, प्रेजेंट दर्शा रहा, तो ये होगा नहीं। फिर यहाँ पर एडमिट है, ये किसको दिखाता है, प्रेजेंट टेंस को। तो इससे ये खला मतलब सी भी नहीं, बी भी नहीं। यहाँ भी एडमिट हो गया, ये भी किसको दर्शा रहा है, प्रेजेंट को। तो प्रेजेंट को दर्शाता, तो ये नहीं होगा। कहने का मतलब यहाँ ने आपको चूज करना था चारों ऑप्शन में एक सूटेबल कम्बिनेशन चूज करना था जो आपको दिया हुआ सेंटेंस है यहाँ से यहाँ तक। तो दोनों सेंटेंस का यहाँ पर क्या है, पास्ट में है। तो प्रेजेंट में ये भी प्रेजेंट में ये, तब प्रेजेंट थोड़ा होगा। तो पास्ट वाला तो आपको एगो यहीं मिल रहा है, ये भी पास्ट में है, देखिए एडमिटेड, और ही वाज दोनों पास्ट में है। तो ये आपका सही हो गया, मतलब चूज करना था कि ऑप्शन में कौन इससे मैच खा रहा है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो गया। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन, सही ऑप्शन के साथ आपको सेंटेंस पूरा करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आई डैश द मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर फॉर अ वीक। फॉर अ वीक से क्या पता चल रहा है, फॉर अ वीक से पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है फॉर अ वीक क्या है, एक ड्यूरेशन है, ठीक है। ड्यूरेशन है, इसका मतलब ये किस में जाएगा, ये आपका कुछ कंटिन्यूस टेंस में जाएगा, ठीक है ना। तो आपका ये जो है कंटिन्यूस टेंस में, ये किस में जाएगा, कंटिन्यूस टेंस में जाएगा। तो कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर प्रेजेंट है, अगर हम इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस देखें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस देखें, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए टेक्स्ट तो होगा नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हमको हैज हैव चाहिए। तो हैज है, तो आई क्या लेता है, हैव लेता है, हैज़ तो नहीं लेता है, तो हैव लेता है, हैव ले लिया। बीन भी आ रहा है, टेकिंग यहाँ B4 होता है, B4 भी ले रहा है। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो गया। ये सब खत्म। पैसिव वॉइस को, मतलब पैसिव वॉइस आपको पहचानना है। ये आपका एक्टिव सेंटेंस दिया हुआ है। तो आई बदल जाएगा, मी बदल जाएगा आई में। एक्टिव वॉइस जो है इसका टेंस क्या है, हिज बिहेवियर सॉफ्ट, मतलब
सॉक्ड है मतलब V2 है, V2 है मतलब पास्ट टेंस है। तो जब हम इसका पैसिव बढ़ाएंगे तो उसका भी टेंस क्या होगा, पास्ट टेंस होगा। लेकिन इसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मेट हो जाएगा वाज वेयर प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, यही होगा। तो यहाँ देखिए पास्ट है तो यहाँ तो एम आ गया। एम किसको इंडिकेट करता है, प्रेजेंट को। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा तो आपका डाउट क्लियर होते जाएगा। एम रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंट को, तो ये ऑप्शन ऐसे ख़त्म हो गया। क्योंकि हमारा एक्टिव वॉइस पास्ट में है तो पैसिव वॉइस किस में होना चाहिए, पास्ट में। यहाँ भी एम है, ऑप्शन सी भी ख़त्म। हैव है, ऑप्शन डी भी ख़त्म। तो ऑप्शन बचा कौन, बी। तो यही आपका आंसर हो गया। और यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर से मैच भी कर रहा है। आई वाज शॉक्ड V3 एट हिज बिहेवियर। अच्छा, एट काहे आया, तो हमेशा याद रखिएगा शॉक्ड एट समथिंग। जब कोई चीज़ पे हम अचानक शॉक्ड होते हैं तो उसके साथ शॉक्ड के साथ क्या आता है, प्रीपोजिशन एट आता है। यहाँ पर आपका इडियम फ्रेज है टर्न डीफ ईयर। टर्न डीफ ईयर का मतलब क्या होता है, टर्न डीफ ईयर का अर्थ क्या होता है, तो इसका मतलब होता है किसी बात को अनसुनी कर देना, किसी बात को अनसुनी कर देना, ठीक है ना। तो इस चारों ऑप्शन में कौन सा अर्थ हो रहा है देख लीजिए। टू बिकम डीप, बहरा हो जाना, नहीं। टू लिसन केयरफुल्ली, ध्यानपूर्वक सुनना, नहीं। टू रिफ्यूज टू लिसन और टू इंडिफरेंट, हाँ रिफ्यूज कर देते हैं ना, सुनने को रिफ्यूज कर देते थे, रिफ्यूज मतलब अनसुना कर देना। टू ब्लेम समवन, किसी को दोषी ठहराना, नहीं ये भी नहीं था, ऑप्शन सी राइट। यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है सेंटेंस को मोस्ट सूटेबल ऑप्शन के साथ। तो यहाँ पर क्या, रोहन डैश द मूवी बिफोर ही रीड द न्यू रिव्यू। तो यहाँ पर आप बिफोर है, तो देखिए यहाँ पर बिफोर के बाद क्या है, ही रीड, मतलब रीड जो है आपका V2 है। V2 है इसका मतलब ये क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है। तो जब भी बिफोर के बाद सिंपल पास्ट टेंस रहे तो बिफोर के आगे इधर क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होना चाहिए। ये एक नियम कहता है कि जब दो काम, क्या नियम कहता है कि जब भूतकाल में, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा, हर चीज़ लिखना नहीं लिख पाएंगे, थोड़ा बड़ा है तो ध्यान से सुनिए नियम। जब भूतकाल में दो क्रियाएं घटित होने का बोध होता है तब जो क्रिया पहले घटित होता है, जो क्रिया पहले फर्स्ट एक्शन, जो क्रिया पहले घटित होगा वो किस में जाएगा, आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में। और जो बाद में होगा वो किस में जाएगा, जो बाद का जो सेकंड एक्शन होगा, मतलब बाद का एक्शन, वो किस में जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस में जाएगा। तो ये बाद का एक्शन है। और पहले देखिए रिव्यू पढ़ने से पहले वो मूवी क्या कर चुका था, देख चुका था। तो पहला काम ये है इधर वाला, तो ये किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस कौन बताता है, हैड, तो वास तो होगा नहीं, हैव होगा नहीं, वाज होगा नहीं, हैड एक ही में है, तो ऑप्शन सी राइट। तो आपका अगला क्वेश्चन है, तो आपका अगला क्वेश्चन नंबर है 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। आपको एक कंडीशनल सेंटेंस बनाना है, ठीक है, 4 ऑप्शन में से चूज करके। यहाँ पर जैसे इफ़ आई डिड नॉट वर्क, तो यहाँ जो इफ़ क्लाउज है ना, इफ़ क्लाउज देखो उसका टेंस पहचानिए। तो यहाँ डिड नॉट है, डिड नॉट का कहने का मतलब ये किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है ना।
तो मेन क्लाउज जो होगा, इफ क्लाउज अगर पास्ट टेंस में है तो मेन क्लाउज भी आपका किस में जाएगा, पास्ट टेंस में होना चाहिए। तो विल आपका फ्यूचर है, ये नहीं होगा। विल नॉट भी, ये भी नहीं होगा। वुड गो और वुड यहाँ भी है, वुड यहाँ भी है, क्योंकि विल का जो पास्ट होता है वो क्या होता है, वुड होता है। तो वुड बी ऑप्शन में भी है और डी ऑप्शन में भी है। तो आंसर तो दोनों हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा अब हमको सेंस पे जाना होगा। अर्थ, इस सेंटेंस का अर्थ क्या निकलता है ये आपको समझना होगा, तब आप यहाँ से भर सकते हो। तो क्या हो रहा है अर्थ समझते हैं। इफ़ आई डिड नॉट वर्क सो हार्ड, इसका मतलब हिंदी क्या हुआ, अगर मैंने इतनी मेहनत नहीं की होती, अगर मैंने इतनी मेहनत, इफ़ का मतलब अगर, आई मतलब मैंने, अगर मैंने इतनी मेहनत नहीं की होती तो मैं जल्दी बिस्तर पर नहीं जाता, मैं जल्दी बिस्तर पर नहीं जाता, कुछ ऐसा सेंस यहाँ पर आ रहा है, समझे ना। तो नहीं आ रहा है, तो नहीं, तो नॉट यहाँ इसमें नहीं का तो नॉट है ही नहीं, तो ये इसलिए ये आउट हो गया ऑप्शन में से, और बचा आपका जो नॉट वाला, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, इसलिए अर्थ पे हमको जाना क्यों पड़ा इस सेंटेंस के लिए, क्योंकि वुड वुड दोनों में है और हमको पास्ट चाहिए, तो विल का पास्ट वुड होता है, तो दोनों ऑप्शन में ना वुड था। तो यहाँ तो चूज सेलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए कभी कभी आपको है ना सेंटेंस का अर्थ में जाना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ही सेड, तो ये आपका डायरेक्ट स्पीच में है और ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है। तो यहाँ पर ही सेड, तो ही सेड, आई फर्स्ट पर्सन, तो आई सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो ही आ गया। ठीक है, हैव यहाँ प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट हो तो यहाँ क्या होगा, पास्ट होगा, तो पास्ट होगा तो यहाँ पर क्या होगा, ही हैड। हैज़ तो होगा नहीं, गलत, इज नहीं होगा, वाज नहीं होगा, तो हैड वाला ऑप्शन डी आपका राइट हो गया। ठीक है, तो आप थोड़ा सा भी नियम जानोगे ना, थोड़ा सा भी अगर नरेशन आप पढ़े होगे तो आप चेंज कर सकते हो। 52 नंबर क्वेश्चन देख लो। नाइदर ऑफ द नॉवेल्स, आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है सही ऑप्शन के साथ। तो नाइदर ऑफ द नॉवेल्स, तो देखिए ये रूल पे बेस्ड है। रूल क्या कहता है कि नाइदर ऑफ के बाद जो होता है ना, नाइदर ऑफ के बाद जो आगे सेंटेंस आने वाला होता है या नाउन आने वाला होता है, वो किस में होता है, सिंगुलर होना चाहिए। और इसके बाद जो वर्ब आता है वो किस में होना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब आएगा। ठीक है, तो जब हमारा सब्जेक्ट, जब हमारा नाइदर ऑफ के बाद जो हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो वर्ब भी हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो नाइदर, हमेशा याद रखिएगा, नियम कहना क्या चाह रहा है यहाँ पर कि नाइदर ऑफ के बाद जो सब्जेक्ट आता है या जो नाउन आता है, तो नाउने तो सब्जेक्ट होता है, वो क्या होता है आपका, सिंगुलर होता है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। तो अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही तो वर्ब लगता है सेंटेंस में। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये है टॉपिक से ये क्वेश्चन आपका। तो सिंगुलर वर्ब चाहिए, वर्ब कैसा चाहिए, सिंगुलर। तो यहाँ पर हैव क्या था, प्लूरल, वेयर भी प्लूरल, और बचा अब क्या, ये वाज और ये हैज, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, लेकिन ये प्रेजेंट को दर्शाता है और ये आपका पास्ट को दर्शाता है। तो अब इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा कि ये क्या भरेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है ना आपका भराएगा हैज वाला, क्योंकि यहाँ पास्ट की बात नहीं हो रही है। ठीक ना, नाइदर ऑफ द नॉवेल्स हैज इंटरेस्टेड। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या भरा जाएगा, हैज भराएगा। क्या भराएगा, हैज भराएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी राइट, हैज नहीं, नाइदर ऑफ द नॉवेल्स, नाइदर ऑफ द नॉवेल्स हैज वाज इंटरेस्टेड। रुक जाइए, थोड़ा देखना होगा इसमें जो है ना फ्रेंड्स, इसमें हैज नहीं होगा, ये थोड़ा हैज नहीं, गलत हो गया। यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या होगा, बी राइट होगा। सिंगुलर के किसका लेगा, पास्ट का लेगा, वाज लेगा। ठीक है, वाज वर्ब का कितना रूप है,
चौथा रूप है वाज इंटरेस्टिंग। ठीक ना, चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पे। ये आपका क्या डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच ये भी है। तो देखिए ये आपका क्या है डायरेक्ट स्पीच, ये आपका कहाँ है, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच नीचे दिया हुआ। तो क्या बोल रहा है, सी मस्ट अप्लाई फॉर द जॉब ही सेड, ये आपका रिपोर्टिंग, ये आपका क्या है रिपोर्टिंग वर्ब है। तो रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट टेंस में है। ठीक है ना, तो इसके अकॉर्डिंग देखिए ही सेड यहाँ भराया, ही सेड यहाँ पर जब इनडायरेक्ट स्पीच में गया तो भरा ही सेड, डैट आ गया। अब देखिए उसके बाद जो है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है रिपोर्टिंग स्पीच, उसका वहाँ पर डैट के बाद क्या था, रिपोर्टिंग स्पीच का टूटेगा। तो सी आपका किसके अनुसार जाएगा, सी आपका क्या होता है थर्ड, सी आपका थर्ड पर्सन होता है। तो आपको मैंने बोला कि सन याद रखो, इससे बहुत काम होगा। 1 2 3 मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो सी आपका थर्ड पर्सन है इसलिए सी है नहीं चेंज होगा। तो सी जब चेंज नहीं होगा तो यहाँ पर क्या हो रहेगा सी, तो ये आउट, ये आउट, ये आउट, तो ऑप्शन ए राइट। देखिए कितना सिंपल नरेशन का, अगर आप थोड़ा सा भी जानते हैं नरेशन पढ़े हैं और हमारा काम हो गया सिर्फ सन से, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन आपका बता दिए ए राइट होगा। अब हमारा ये क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स है और सही ऑप्शन के साथ भरना है। तो यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन, ही हैज़ बीन लर्निंग पियानो डैश 2 ईयर्स। यहाँ पर 2 ईयर्स क्या है, यहाँ पर 2 ईयर्स एक ड्यूरेशन है। और याद रखिएगा जब भी ड्यूरेशन होता है तो उसके लिए कौन सा प्रीपोजिशन भराता है, फोर भराता है। तो ऑप्शन ए राइट। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। व्हाट शुड वी यूज टू सेपरेट इंडिपेंडेंट क्लाउज। इंडिपेंडेंट क्लाउज को सेपरेट करने के लिए इस चारों ऑप्शन में कौन सा यूज करेंगे। ये आपका पंचुएशन मार्क्स पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। पंचुएशन मार्क्स पे हमेशा याद रखिएगा आपका 1 या 2 क्वेश्चन बनता ही है, एक तो ज़रूर बनेगा, इसलिए पंचुएशन मार्क ज़रूर इस सब पे ध्यान दीजिए। आपको ज़्यादा नहीं करना है फ्रेंड्स, आपको बस क्या है ना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट लगाइए, डरिए मत। प्रैक्टिस सेट नहीं भी बनता है तो उसको इतना एग्ज़ाम होने तक प्रैक्टिस सेट ही बनाइए। आपका इसी से रिपीटेड क्वेश्चन आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा, हर सब्जेक्ट में ही आपको रिपीटेड क्वेश्चन से पूछता है। लेकिन यहाँ आपको क्या है, क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम वहाँ मिल जाता है इंग्लिश का रिपीटेड क्वेश्चन में, ठीक है। तो जो भी बच्चे बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं वो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर सारा प्रैक्टिस आपको करवाया जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट सारे विषय का लगवाया जाए, तो आप बने रहिए। और यही एग्ज़ाम नहीं है, आगे आप डीएलएड जब करोगे उसमें जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है उसका भी तैयारी इस चैनल पर करवाया जाएगा, ठीक है। तो आप एक बार जुड़ जाओगे तो आपका डीएलएड पार करवा दिया जाएगा। उसके बाद भविष्य की बात है, अगर बीएड भी करना चाहोगे तो बीएड भी मैं इस चैनल पे बीएड का भी तैयारी कर पाऊँगा। तो आप अभी जुड़े हो तो आप समझिए कि सही चैनल पे आए हो। तो चलिए यहाँ पर बातें आपसे हो गई, आप क्वेश्चन नंबर लास्ट इंड करते हैं। तो यहाँ आपको चूज़ करना है कि सेपरेट इंडिपेंडेंट क्लाउज कौन, जब किसी इंडिपेंडेंट क्लाउज को सेपरेट करना हो तो इस चारों पंचुएशन मार्क्स में किसका यूज होता है। तो हमेशा याद रखिएगा किसका यूज होता है, सेमी कॉलन का यूज होता है, ठीक है ना। क्या कहता है कि इसका एक रूल लिख देते हैं, थोड़ा लिख देते हैं, ठीक है। 2 इंडिपेंडेंट क्लाउजेज के बीच जब कोई लिंकिंग, क्या है लिंकिंग वर्ड क्या होता है, लिंकिंग वर्ड एग्जांपल जैसे बट, एंड, ठीक है। क्या बोलता है, जब 2 इंडिपेंडेंट क्लाउज के बीच लिंकिंग वर्ड बट या एंड नहीं रहे तो उन दोनों क्लाउजेज को अलग
करने के लिए सेमी कॉलन मतलब ऐसा दिखता है सेमी कॉलन, ठीक है ना, क्या ऐसा वाला सेमी कॉलन का प्रयोग होता है। ये आपका पूरा थ्योरी एक रूल लिख दिया मैंने, ठीक है, कि जब दो इंडिपेंडेंट क्लाउज के बीच कोई भी लिंकिंग वर्ड अगर बट और इंड नहीं रहे, क्या रहे, नहीं रहे, तब अगर आपको दो इंडिपेंडेंट क्लाउज को सेपरेट करना होगा तो आप किसका यूज करके सेपरेट कर सकते हो, सेमी कॉलन का यूज करके सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका 55 नंबर तक क्वेश्चन एंड अप हुआ। ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर में करवा रहा हूँ, ठीक है। तो बने रहिए चैनल के साथ, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन का प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और रीजनिंग का प्रीवियस ईयर का पेपर चल रहा है, सॉल्यूशन उसका, तो जो भी बच्चे नए आए हैं इस वीडियो पर तो वो जाके रीजनिंग का भी प्लेलिस्ट में प्रीवियस प्लेलिस्ट है बना हुआ, उसमें जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए पूरा धन्यवाद आपका।